लेट्स स्टार्ट। चलो जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो रिवीजन क्लास नंबर 3 किया था, तो उसमें हमने कंसिडरेशन का चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया था। रिवीजन में हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की थी ना। तो चलो आओ, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है, डेट्स कॉल्ड द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक, तो बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 4 जो इसमें हम रिवीजन जो आज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारी आज कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास नंबर 4। तो इसमें बच्चों हम कैपेसिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जो कॉन्टेक्ट करता है, तो आपको याद होगा कॉन्टेक्ट करने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट और आपका बनाया गया था, दैट इज द कैपेसिटी। कि पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जब कभी भी कॉन्टेक्ट करेगी तो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है, वहां पर हमने इतना डिटेल में नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर आप डिटेल में करोगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी कवर की गई है। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपका जो डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन नंबर 11 में डिफाइन किया गया है, जिसमें क्या लिखा गया? एवरी पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जो भी पार्टी कॉन्टेक्ट कर रही है, हर एक पार्टी का कॉम्पिटेंट होना रिक्वायर्ड है। एवरी पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो पार्टी का कॉम्पिटेंट होना रिक्वायर्ड है। अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यही बच्चों यहाँ पर इसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट रहेंगी, कौन कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगी। ठीक है जी, तो वो लिस्ट में आपको बताता हूँ। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई हम 3 पार्टी को लेकर चलेंगे जिसको कॉम्पिटेंट नहीं माना गया। ठीक है जी, यहाँ पे तो कुछ पार्टी को कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है, और जिसको कॉम्पिटेंट नहीं माना गया, ऑब्वियस है उसके साथ आप कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। क्या बच्चों बच्चों यहाँ पर, तो उसके साथ आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो कौन कौन सी पार्टी है जो कॉम्पिटेंट नहीं मानी गई? तो सिंपल है बच्चों यहाँ पर। तो फर्स्ट वन इन्होंने कहा जी माइनर। अभी बात करेंगे माइनर होता कौन है। तो फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पर, दैट इज द माइनर। तो माइनर को कभी भी हम कॉम्पिटेंट मानकर नहीं चलेंगे। क्या? कुछ केस आएंगे जहां पर हम माइनर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आएंगे बाद में। लेकिन अभी जो सिंपल मैंने आपको बताया कि इन जनरल आप माइनर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड थिंग बच्चों जो यहाँ पर आ रही है, दैट इज द अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड, ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर माइंड प्रॉपर वे से वर्क नहीं करता है, मतलब जो प्रॉपर वे से सोचता नहीं है, जो मतलब कह सकते हो कहते हैं ना कि भी पागल टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, जो पर्सन होते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब जिनकी कैपेसिटी नहीं होती सोचने की। थर्ड वन बच्चे यहाँ पर आएगा, दैट इज द पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। जो पर्सन डिसक्वालिफाइड होते हैं बाय लॉ, मतलब एक ऐसे पर्सन जो माइनर भी नहीं है, अनसाउंड माइंड भी हैं, लेकिन लॉ ने उनको डिसक्वालीफाई कर दिया, अभी आप लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। तो वो साफ साफ उन्होंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्लियर? इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर कि किस किस को डिफाइन किया है, कि किस किस को यहाँ पर डिसक्वालीफाई किया है। तो ये बच्चों यहाँ पर इन 3 के साथ इन्होंने कहा कि भाई अगर आपने इनके साथ कोई भी एग्रीमेंट किया, बच्चों यहाँ पर अगर इन तीनों के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट को यहाँ पर ट्रीट किया गया, दैट इज द वॉइड एग्रीमेंट। उसको यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया गया बच्चों यहाँ पर। और वॉइड एग्रीमेंट आपको याद होगा, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। याद होगा आपको, जो यहाँ पे हमने रिवीजन क्लास नंबर 1 में ही किया था। तो वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, जो स्टार्टिंग से वॉइड आपका माना जाए। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। अपने बच्चों यहाँ पर ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे जो रिवाइज करेंगे, हम 3 टॉपिक रिवाइज करेंगे, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अपने बच्चों यहाँ पर, तो चलो आओ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हु इज माइनर। माइनर किसको कहा जाता है? तो बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर माइनर हम किसको कहेंगे, सिंपल है बच्चों यहाँ पर। तो इसको डिफाइन सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ पर डिफाइन किया गया। तो बच्चों ये जो माइनर वर्ड डिफाइन किया गया ना, तो इसका एक अलग से एक्ट है, दैट इज द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, जहाँ पर उन्होंने माइनर बताया जी, माइनर किसको कहते हैं? बता तो सबको है बच्चों यहाँ पर, ऑब्वियस है, जिसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं होती है
उसको यहाँ पर माइनर कहा जाता है। ठीक है, केस सिंपल लिख सकते हैं, इज नॉट कंप्लीटेड बाय 18th ईयर। तो जिसकी एज अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई है उसको यहाँ पे माइनर कहा जाता है। तो बच्चों आपको याद भी होगा, इंडिया में आप देखते हो कि लॉ में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन रहते हैं कि जहाँ पर 18 ईयर्स के बाद ही वो पर्सन काम कर सकता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसीलिए रखी गई है, एक वो पर्सन क्या होता है, वो माइनर होता है। तो माइनर के लिए जो एज यहाँ पर रखी गई है डेट द 18 ईयर्स की, जो 18 ईयर्स से कम है अभी जिसकी एज, उसको यहाँ पर माइनर कहा जाता है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, और सिंपल थिंग बच्चों यहाँ पर अब इसके साथ हम देखते हैं कि क्या इनके साथ आप कौन कौन से एग्रीमेंट कर सकते हो, कौन कौन से एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उससे रिगार्डिंग नेचर क्या रहेगा आपका। दैट इज, आप हेडिंग लिखना है यहाँ पर, नेचर ऑफ एग्रीमेंट, नेचर ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर, कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या एग्रीमेंट करता हूँ तो उस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट आपका क्या रहेगा, ये यहाँ पर डिफाइन किया। और इसमें आपको क्या बताना है कि इसके साथ क्या क्या नेचर यहाँ पर रहेगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, इन जनरल हमेशा बात की जाएगी कि इन जनरल जो हमने एग्रीमेंट किया है माइनर के साथ उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो आपको पता है उसका एग्रीमेंट क्या रहता है बच्चों यहाँ पर, वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्टिंग से ही आपका क्या माना जाएगा, स्टार्टिंग से उसको वहां पर वॉइड कहा जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पर, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। दैट्स मीन कि वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, वो स्टार्टिंग से ही आपका वॉइड माना। ठीक है, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग एक केस का नाम भी आपको लर्न करना है, केस का नाम है दैट इज द मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गौस। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गौस। और उस केस में बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया था, एक पर्सन है और वो क्या करता है, माइनर को लोन देता है, और लोन करके माइनर की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है बच्चों यहाँ पर, मॉर्गेज कर दिया जाता है। और इन फ्यूचर वो पर्सन जो माइनर है वो अमाउंट पे नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन इज दिस, क्या वो उसे लीगली अमाउंट रिकवर कर सकता है क्या, आंसर इज नो। रीजन, क्योंकि वहां पर कह सकते हैं जो एग्रीमेंट किया गया था विद माइनर वो क्या था, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। तो वो स्टार्टिंग से ही आपका वॉइड माना जाएगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है। तो याद रखना, जैसे ही आएगा ना कि लोन लिया गया, मॉर्गेज रखा गया है, तो सेम थिंग उसमें आपको कौन सा केस साथ में लिख के आना है। पहले आप जनरली बताओगे एग्रीमेंट विद माइनर इज द वॉइड एब इनिशियो, और देन फिर इसके साथ में आप केस स्टडी बताओगे दैट द मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गौस। तो भी ये केस वहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 बच्चों। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे क्या कहता है कि भाई जो आपने एग्रीमेंट उसके साथ किया, ठीक है, अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, किस टाइम एग्रीमेंट करते हैं, माइनर के वक्त एग्रीमेंट करते हैं, और बाद में वो पर्सन मेजर हो जाता है, और मेजर होने के बाद कहता है कि ठीक है जी, जो हमने एग्रीमेंट स्टार्टिंग में किया था ना, नाउ आई अप्रूव, कि मैं अब उस एग्रीमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन इज दिस, क्या ये ऐसे अप्रूव कर सकता है क्या, तो आंसर इज नो, वो ऐसे अप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है यहाँ पर, तो सेम थिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रेटिफिकेशन अलाउड, नो रेटिफिकेशन अलाउड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजर होने के बाद वो रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। ये बच्चों यहाँ पर इजी है आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया आपका, कि क्या एक माइनर, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पर, क्या एक माइनर एक फर्म के अंदर पार्टनरशिप में जा सकता है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल थिंग है कि क्या एक माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो क्या किसी फर्म का। तो सिंपल ऐसे बच्चे यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, इन जर्नल एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, इन जर्नल माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर। यहाँ पे
एक पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर उसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो पार्टनर नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बच्चों वहाँ पर, कि जहाँ पर एक माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं। अब वो एक्सेप्शन मुझे देखनी है यहाँ पर, कैसी कौन कौन सी एक्सेप्शन यहाँ पर आती है जहाँ पर एक माइनर पार्टनर बन सकता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, वहाँ पे वो क्या बताया गया। However, if following three conditions satisfied, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी जाए, then minor can become partner। तो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो हम क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर, कि अब एक माइनर पार्टनर बन सकता है। और वो बच्चों कौन कौन सी कंडीशन आती है, तो कंडीशन नंबर ए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया, कि जिस फर्म में पार्टनर बनना चाहता है वो कोई नई फर्म नहीं होनी चाहिए, वो एक एग्जिस्टिंग फर्म होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर बी, 100% कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो सिंपल कह सकते हैं, कोई भी पार्टनर उस माइनर की अपॉइंटमेंट्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अगेंस्ट है तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। एंड पॉइंट नंबर सी जो बच्चों ने रखा है, कि आप अगर किसी माइनर को पार्टनर बनाते हो तो ओनली फॉर बेनिफिट। बेनिफिट के लिए तो आप बना सकते हो, वैसे नहीं बना सकते। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बता रखा है कि एक माइनर पार्टनर कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होनी रिक्वायर्ड है। अगर एक कंडीशन भी रह गई ना, आपने अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, कुछ रह गई तो फिर नहीं बन पाएगा, तो याद रखना। ठीक है, तो अगर सेटिस्फाई कर रहे हो, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तो वो पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज पार्टनर नहीं बन सकता। ये चीज याद रखना बच्चों यहाँ पर, जो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पर डिफाइन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए आपके, 3 पॉइंट हो गए ना। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर, कि क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है क्या। तो आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रीजन, क्योंकि जब कोई एग्रीमेंट होता है ना बच्चों वहाँ पे, तो एजेंट हमेशा किसके बिहाफ पे काम करता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। क्या, तो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी आएगी ना, एजेंट की लाइबिलिटी होती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक माइनर अगर चाहे तो वो एजेंट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है कि भाई ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हम माइनर के साथ करेंगे जो प्रॉपर वे से वैलिड होते हैं। तो आओ एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ बताई गई। तो बच्चों देखो यहाँ पे, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, one of the essential element of the valid contract is the party to contract must be competent to the contract। competent होना required है उसका। क्लियर, फिर इसके बाद क्या बताएगा बच्चों यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 द एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ लिखा गया ना, मेजर होना चाहिए, मेजोरिटी उसकी होनी चाहिए। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना रिक्वायर्ड है। एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ विच ही इज द सब्जेक्ट। मतलब वहां पर वो पर्सन डिसक्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है बच्चों यहाँ पर। तो तीन चीज़ों की रिगार्डिंग बात होगी, हमने बात की थी यहाँ पर। मेजोरिटी की बात हमने बता दी आपको, मेजोरिटी का मतलब क्या है, कहाँ पर डिफाइन किया गया, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में, जिसमें एज कितनी बताई गई है माइनर के लिए, 18 ईयर। तो सिंपल है, मेजर किसको कहेंगे, जो 18 साल कंप्लीट कर चुका है। माइनर किसको कहेंगे, जो 18 ईयर्स जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है बच्चों यहाँ पर, जिसने कंप्लीट अभी तक नहीं किया है। क्लियर, तो चलो जी आ जाओ। तो इसमें बच्चे ये चीज़ अब आपका इंपॉर्टेंट, मैं आपको वन बाय वन इंपॉर्टेंट बताता रहूँगा। तो बच्चों इसमें फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केस का नाम आपको लर्न करना है, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास गौस। तो ये केस का नाम भी आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो इस वॉइड एब इनिशियो दैट द विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा, वो स्टार्टिंग से ही आपका वॉइड माना जाएगा। ये इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया है। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो मैंने आपको बता दिया कि माइनरिटी के वक्त कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और मेजर होने के बाद वो उसको अप्रूव नहीं कर सकता। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी डन। ठीक, तो माइनर के वक्त कोई ट्रांजेक्शन की गई थी और बाद में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं मेजर होने के बाद, तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है। तो एन एग्रीमेंट एंटर्ड विद माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम इवन आफ्टर ही हैज अटेन द मेजोरिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका हो गया है। इसमें बच्चों ये केस ये दे रखा है, इस केस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
क्या, और देखो इसमें क्या बता रखा है, एक एक्स ने ना एक प्रोमिसरी नोट बनाया था और ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई, उसको अप्रूव नहीं कर सकता। इफ ही मेक्स ए न्यू प्रोमिसरी नोट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, तो न्यू प्रोमिसरी नोट जो आफ्टर द अटेनिंग द मेजोरिटी है उसको भी वॉइड कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो मुझे ध्यान सुना, लोन कब दिया गया था, माइनॉरिटी के वक्त दिया गया था, और उस लोन के लिए आप मेजर होने के बाद प्रोमिस लिख रहे हो, तो आपने तो कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं ना वहां पर, क्योंकि पहले वाले सारे कंसिडरेशन तो वॉइड थे। तो उन्होंने कहा कि जो माइनर के वक्त कोई लोन लिया गया था और उसके लिए आप बाद में क्या कर रहे हो, बाद में आप इसके लिए प्रोमिस नोट लिखते हो, तो वो चीज़ वैलिड नहीं रहेगी, बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, ए माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, मतलब वो कोर्ट में जाके बोल सकता है सर मैं माइनर हूँ, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसा बोल सकता है, सासू ने बता दिए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे, अगर माइनर को आप फोर्स नहीं कर सकते, माइनर को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी यहाँ पे, तो यू कैन नॉट इंसिस्ट द माइनर टू परफॉर्म द पार्टिकुलर एक्ट, कि भाई आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए आप नहीं कह सकते। अदर पार्टी कैन नॉट डिमांड दैट कि माइनर शुड परफॉर्म द ऑब्लिगेशन विच ही हैड एग्री टू परफॉर्म अंडर द एग्रीमेंट, तो ऐसा आप वहाँ पर नहीं कह सकते। कैबिन बच्चों यहाँ पर आप उस केस में नहीं कह सकते। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे, क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या? जी नहीं, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आती है, तो सारी सी क्या आती है, एसेट्स आती है। तो सेम थिंग, ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कभी भी नहीं कर सकते उसको। पार्टनरशिप में आ सकता है क्या? तो इन जनरल नहीं आ सकता, लेकिन मैंने को क्या बताया, एग्जिस्टिंग फर्म, कंसेंट 100% कंसेंट, और क्या बताया जो आपको, ओनली फॉर बेनिफिट, तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो अगर कोई आपसे इन जनरल पूछेगा तो इन जनरल तो नहीं आ सकता सर, साफ साफ कह दिया, मना कर दिया भाई, इन जनरल नहीं बन पाएगा, तो वो क्लियरली वहां पे आपको बता दिया गया है यहाँ पर। और क्या बताया यहाँ पर, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? तो मैंने आपको बताया यस, एजेंट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लाइबल नहीं होगा लेकिन किसी चीज़ के लिए भी, जो भी लाइबल होना, जो भी लॉस होना है वो किसका होगा, वो सब प्रिंसिपल का लॉस होगा, माइनर एजेंट का लॉस नहीं रहेगा। साफ उसने बता बात कर ली हमने बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे, इवन वो पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के गार्डियन के बिहाफ पे भी काम करता है ना, तो बच्चों यहाँ पर तो भी देखो माइनर कैन नॉट बाइंड, मतलब सिंपल कह सकते हो बच्चों यहाँ पर, पेरेंट्स कभी भी लाइबल नहीं होंगे अगर माइनर कोई एग्रीमेंट करके आ जाता है तो। देखो इन द एब्सेंस ऑफ द अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी दी तो अलग बात है, एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट्स और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरी, ठीक है यहाँ पे, तो पेरेंट्स विल बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज ए एजेंट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स ने कह के भेजा था जा हमारे बिहाफ पे कॉन्टेक्ट कर, तो होगा, अदरवाइज वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, याद रखना बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चों यहाँ पे साफ साफ कहा गया, मान लो एक कॉन्टेक्ट किया गया बच्चों, या सिंपल एक प्रोमिसरी नोट ले लेते हैं, एक प्रोमिसरी नोट एक मेजर ने और एक माइनर ने मिलके किया था, तो क्वेश्चन इज दिस, माइनर की तो लाइबिलिटी होती नहीं है बट मेजर तो लाइबल होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है ना बच्चों यहाँ पे, तो उस केस में माइनर की तो कोई लाइबिलिटी होगी नहीं, बट हाँ मेजर की तो लाइबिलिटी होगी होगी। तो सेम थिंग याद रखना, एग्रीमेंट को हम पूरा वॉइड एब इश्यू नहीं कहेंगे, तो उस केस में फिर क्या रहेगा, माइनर की लाइबिलिटी नील कर दोगे, मेजर की लाइबिलिटी हम वहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, तो अडल्ट दैट द मेजर विल बी लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द। बच्चों ये जो एक केस दिया गया, केस का नाम आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके साथ लिखा गया वेयर देयर वाज ए जॉइंट परचेज बाय द टू परचेजर, जिसमें से एक माइनर था, तो वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर नॉट द माइनर परचेजर, वो माइनर को कुछ भी वहां पर नहीं कह सकता। ठीक है बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर, सिक्योरिटी फॉर ए माइनर, यस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन एक किसको दिया गया है, डेटर को, डेटर कौन है, माइनर, बट उसकी गारंटी कोई मेजर पर्सन दे रहा है, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर से किससे डिमांड कर पाएगा, जो मेजर होगा, तो डेटा से नहीं मांग सकता, वो सिर्फ किससे रिकवर करेगा, श्योरिटी से। तो इन द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी व्हेन द अडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर द माइनर, तो सच मेजर पर्सन इज लायबल टू थर्ड पार्टी एज देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी, तो याद रखना, वो डायरेक्ट उसे पैसा वैसे ही रिकवर करेगा जैसे कि वो उस डायरेक्ट उसी को लोन दिया गया था, तो इस तरीके से उससे वो रिकवर करेगा। नेक्स्ट बच्चों, कि क्या एक माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, तो इन जनरल तो नहीं बन सकता बच्चों, लेकिन हाँ अपने गार्डियन, अपने पेरेंट्स के थ्रू बनना चाहे तो फिर वो बन सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज, ए माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम द शेयर होल्डर, लेकिन अगर बन जाता है ना, देखो क्या लिखा गया, कंपनी अगर चाहे तो कैंसिल कर सकती है, उसका नाम रिमूव कर सकती है, बट ए माइनर अगर किसके थ्रू करता है, लॉफुल गार्डियन के थ्रू अगर वो शेयर होल्डर बनता है, तो ये चीज वहां पे अलाउड की गई है कि आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बच्चों यहाँ पे, तो वहां पर आप शेयर होल्डर बन सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों जो इसका दिया गया नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज लायबिलिटी फॉर द टॉर्ट।
टोट होता है बच्चों यहाँ पे डेट द सिविल रॉन्ग। मान लो आपने कोई किसी गाड़ी तोड़ दी, किसी की बिल्डिंग के ऊपर आप पत्थर फेंक के मारो, तो ये सब सिविल रॉन्ग में आते हैं। तो देखो इस केस में उन्होंने क्या कहा, माइनर इज लायबल द टोर्ट अनलेस द टोर्ट इन रियलिटी इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो फिर माइनर लायबल नहीं है, वैसे इन जनरल हम क्या कहेंगे, वो लायबल रहेगा। ठीक है, मतलब टोर्ट होने की वजह से अगर कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से वो लायबल नहीं होगा माइनर, बट बाकी सब केस में लायबल होगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट आपको करने हैं एग्जाम में बच्चों। यहाँ पर देखो आपसे वैसे आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि सारे नेचर ऑफ एग्रीमेंट बताओ, आपकी इनकी ऊपर केस स्टडीज बन के आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी ज्वाइंट जो कॉन्ट्रैक्ट था बाय द मेजर एंड द माइनर, उसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। मोहिरी विविल धर्मोदास गेस के ऊपर केस स्टडी आ सकती है। तो वो चीजें आपको लर्न करनी है इसके अंदर जो बताई गई हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये सब जो यहाँ पर इसका नेचर ऑफ एग्रीमेंट बताया गया, इनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब बच्चों ये तो इन जनरल हमने क्या पढ़ लिया है, सब में क्या पढ़ रहे थे हम कि जी नहीं इनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बट इनकी बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आती है। एक्सेप्शन ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर। अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है तो उसकी एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, इन जनरल तो एग्रीमेंट माइनर के साथ वॉइड होता था, लेकिन अगर हम चाहें तो माइनर के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्टेक्ट वहां पर आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर, अगर कोई कॉन्टेक्ट आप करते हो और उस कॉन्टेक्ट में माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं आती है, माइनर को सिर्फ बेनिफिट वहां पर मिल रहा है, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्टेक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर। ठीक है जी, यहाँ पर बेनिफिट ऑफ माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए अगर कॉन्टेक्ट किया गया है तो कर सकते हो। बस माइनर की लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। अगर माइनर की कहीं पे लायबिलिटी आएगी ना तो फिर माइनर इज नॉट लाइबल। ठीक है जी, यहाँ पर तो देखो इसमें अभी जो आपको याद होगा बेस्ट एग्जाम्पल में लिया था कि क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता था, तो याद है मैंने क्या लिया था कि अगर उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो कर सकते थे। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर एक माइनर पार्टनर वहाँ पर बन सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ उसका बेनिफिट रखा गया था, लायबिलिटी नहीं रखी गई थी। तो दैट इज वो एग्रीमेंट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वैलिड रहेगा। सेकंड वन पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे बताया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सप्लाई ऑफ नेसेसरी। सप्लाई ऑफ नेसेसरी जो यहाँ पर बताया गया है, तो ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर। सप्लाई ऑफ नेसेसरी, इसमें बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है इन जनरल माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप माइनर की हेल्प कर रहे हो, आप उनको नेसेसरीज मतलब जो चीज़ें लाइफ के लिए, नेसेसरीज का मतलब क्या लेंगे बच्चों, जो चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसेंशियल फॉर लाइफ, तो आप उनको कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि आप अगर वो चीज़ें देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे आप माइनर को फूड प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हो, मेडिसिन, मतलब इस तरह की जो चीज़ें मतलब इनके बिना रह ही नहीं सकते पर्सन, तो ये अगर आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो याद रखना, तो देन फिर हाँ फिर हम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पर्सन माइनर को नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है, नेसेसरीज, नेसेसरीज समझ में आया ना, यहाँ पे नेसेसरी का मतलब क्या है, जो चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि नाउ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, इफ पर्सन सप्लाई नेसेसरीज टू माइनर, देन such person can recover amount, can recover amount from, हाँ जी किससे, माइनर से। तो याद रखना बच्चों, इवन अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया ना तो भी माइनर पर्सनल लाइबल तो कभी नहीं आए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम उससे कवर करना चाहते हैं पैसे तो कहाँ से कर पाएंगे, जो उसका स्टेट है, जो उसका प्रॉपर्टी है, सिर्फ उससे आप पैसे रिकवर कर सकते हो, नॉट पर्सनली, नॉट पर्सनली।
क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पर? तो ये अगर आप नेसेसरी सप्लाई करते हो तो उसके प्रॉपर्टी से आप पैसे कर सकते हो, बट साथ में क्या बताया गया, सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। मतलब वहां पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी तो आप कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है बच्चों यहाँ पर? चलो जी चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन वहां पर बताई गई है बच्चों। तो उन्होंने कहा जी नंबर 1, देयर मस्ट बी द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। कर चुके ना पॉइंट, तो ये हम यहाँ पे तो उसको क्या हमें सप्लाई करना पड़ेगा, नेसेसरीज सप्लाई करनी है। ठीक है जी यहाँ पे, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1, देयर मस्ट बी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। तो आप उसको नेसेसरीज वहां पर आप सप्लाई करोगे। और नंबर 2 बच्चों वहां पर जितना कहा गया है मतलब सफिशिएंट सप्लाइड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उसको एजुकेशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए, आप कह रहे हो ले जा बेटा 1 लाख रुपए ले जा, वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो सिर्फ क्या होना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाइड होना चाहिए। अगर आपने सफिशिएंट सप्लाई किया है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है यहाँ पे, तो सफिशिएंट सप्लाइड वो होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर उसको सप्लाई कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ माइनर होना चाहिए। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर, अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो तीनों कंडीशन के बाद आप ये पैसा किससे रिकवर कर पाओगे, उसकी एसेट से आप ये अमाउंट रिकवर वहां पर कर सकते हो, अगर आपने सप्लाई ऑफ नेसेसरीज दिया है तो। याद रखना। ठीक है यहाँ पे बच्चों, ये ना जो टॉपिक आपका है ये डिफाइन किया गया पॉइंट नंबर 2, ये एक सेक्शन नंबर 68 आपका आएगा, बाद में भी आएगा ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला टॉपिक हो सकता है आपके मॉडल में ना हो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है। ये आपका टॉपिक वैसे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहता है, तो वहां पर आपका कवर होता है। ठीक है जी यहाँ पे, बट आपको यहीं पर इसको फॉलो करना है। स्टेप बच्चों यहाँ पर दिस इज ए पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी, तो ये था बच्चों यहाँ पर माइनर कि माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो तो क्या क्या एग्रीमेंट नहीं कर सकते, एंड उसकी एक्सेप्शन की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बच्चों। ठीक है जी, चलो आओ बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमने इसके बाद पढ़ना था, फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया, कौन सा, माइनर। ठीक है जी, आओ सेकंड पॉइंट देखते हो यहाँ पर कि सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया। और सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द अनसाउंड माइंड पर्सन। तो बच्चों अनसाउंड माइंड किसको कहा जाता है, तो अनसाउंड का मतलब होता है कि जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जो कैपेबल नहीं है सोचने के लिए कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसकी वो कैपेसिटी नहीं है सोचने की। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो बाय बर्थ है। अनसाउंड माइंड जो है वो बाय बर्थ है, मतलब बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ वो है, तो उसको बच्चों यहाँ पे नाम दिया गया, दैट्स कॉल्ड द इडियट। इस पर्सन को नाम दिया जाएगा दैट्स कॉल्ड इडियट। अब तो साफ साफ तो चल रहा है, जब स्टार्टिंग से कैपेसिटी नहीं है तो इसके साथ तो एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, दैट द वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो सिंपल है पॉइंट बच्चे, यहाँ तो इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दूसरा पर्सन जो बच्चों होता है वो नॉट बाय बर्थ है, लेकिन दो तरह का आ जाता है, टेम्परेरी और परमानेंट। अब जैसे परमानेंट में आ जाता है बच्चों यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रंकन पर्सन, है ना, ऊपर से तो सही आया था जी, कह सकते हैं ना ऊपर से तो ठीक आए थे, लेकिन यहाँ पर उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और दैट्स वन, तो ये सब वहाँ पे हुआ। तो इस केस में उन्होंने क्या कहा बच्चों, टेम्परेरी में कैसे सकता है, हो सकता है वो बीमार चलता हो, ठीक है, बीमारी की वजह से ऐसा होता है। तो अब इसके अंदर बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, अगर वो टेम्परेरी है तो इसको यहाँ पर एज पर नाम दिया गया, दैट्स लूनेटिक। दैट इज समटाइम साउंड, समटाइम अनसाउंड, समटाइम साउंड समटाइम अनसाउंड। और याद रखना बच्चों, जिस टाइम वो साउंड माइंड है अगर उस टाइम कोऑर्डिनेट करता है तो ठीक है जी, फिर तो वैलिड है। अनसाउंड के टाइम पे करेगा तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। सिंपल है, वैलिड और वॉइड उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर
फॉलो करना है जो वहाँ पर बताया गया बच्चों। ठीक है जी यहाँ पे। और परमानेंट में क्या बताया बच्चों यहाँ पर, तो इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके साथ तो क्या करोगे तो क्या रहेगा, वॉइड एब इनिशियो। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो अनसाउंड माइंड में 3% मैंने यहाँ पे लिए, ड्रंकन, ल्यूनेटिक, इडियट। ठीक है जी यहाँ पे। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि आप किस साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, किस साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो याद रखना, ल्यूनेटिक के साथ भी तभी कर पाओगे जब वो पर्सन साउंड माइंड होता है, तो वहां पर कर पाओगे, अदरवाइज कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। ये हिसाब से उन्होंने बता दिया मुझे। ठीक है जी यहाँ पे, दैट्स योर पॉइंट। हाँ जी। अब जो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुना पॉइंट। कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर ली गई है, टेंशन मतलब आपको नहीं करनी है एक्सेप्शन, मैं लिख क्यों रहा हूँ बताने के लिए बच्चों यहाँ पर। तो एक्सेप्शन में इन्होंने क्या कहा कि कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आप अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हो। और बच्चों कोई नई एक्सेप्शन नहीं है, आप ये कर चुके हो। दैट इज द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। तो बच्चों एग्जाम में अगर ये आ जाए नेसेसरीज, अगर माइनर का पूछा है तो माइनर लिख देना। अनसाउंड माइंड आएगा तो बस माइनर की जगह पे वर्ड क्या आने वाला है, अनसाउंड माइंड वर्ड वहां पर आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम आपका रहेगा, तो आपको बिल्कुल सेम वैसा ही आपको फॉलो करना है जो वहां पर बताया गया। ईजी है ना, कर लोगे, आई होप, मुझे पता है कि आप ये चीज़ कर लोगे। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ आपकी आएगी कि उसकी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। ठीक है, सफिशिएंट सप्लाइड होना चाहिए, नेसेसरी, वही सेम बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम वही आएगा बच्चों, कोई डिफरेंस वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। चलो आप पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक पहले यहाँ तक कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन बता दिया आपको। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्शन में क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, दैट इज द कॉन्टेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। ये मैंने आपको बता दिया पूरा। सेकंड बच्चों मैंने यहाँ पे आपको लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज भी आपको क्लेम कर दिया, बताइए किस तरीके से हो सकता है। और तीसरा पॉइंट बच्चों, ये शेयर होल्डर में आपने पढ़ा था कि अगर कोई माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है ना, तो कौन कर सकता है, उसके गार्डियंस कर सकते हैं। लेकिन कब, अगर उनके पास अथॉरिटी है। और नंबर 2 किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ये हमने पहले ही कवर कर लिया था। फिर इसके बाद बच्चों सेकंड थिंग हमने अनसाउंड माइंड का कवर कर लिया। ठीक है, ये देखो तीनों पॉइंट आपके कवर हो गए, लुनेटिक, इडियट और ड्रंकन। ड्रंकन का एक नाम होता है बच्चों यहाँ पर इनटॉक्सिकेटेड पर्सन, तो उसको हम इनटॉक्सिकेटेड भी कह सकते हैं। ये सब आपका यहाँ पे कवर हो गया। तो दो हमने कवर कर लिए बच्चों यहाँ पर। कौन कौन से कवर हो गए आपके, माइनर कवर हो गया है ना, इजी था। अनसाउंड माइंड हमने कवर कर लिया। एंड लास्ट वन आपका बचा हुआ है, दैट इज द पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। तो चलो अब बच्चों यहाँ पर, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, उसमें भी देख लेते हैं किस किस को लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई यहाँ पर किया गया है। दैट इज द पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। वो जो लॉ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि किस किस को वहां पर डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उन्होंने जी फर्स्ट नाम लिया जी एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी किसको कहते हैं बच्चों यहाँ पे, ये उस कंट्री का रेजिडेंट है, उस कंट्री का रेजिडेंट है जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है। सपोज अगर कोई कंट्री है जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, तो उस कंट्री के जितने भी रेजिडेंट होंगे वो हमारे लिए क्या माने जाएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे हमारी तरफ से, एलियन एनिमी, कि ये पर्सन एलियन एनिमी है। ठीक है, और याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर आपने इसके साथ एग्रीमेंट किया तो गलत हो जाएगा, आप कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हो, इसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप। तब तक नहीं कर सकते जब तक वो क्या है, एलियन एनिमी है। ऐसे कर सकते हो फॉरेन वाली पार्टी का, लेकिन उस कंट्री के रेजिडेंट के साथ नहीं कर पाओगे जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, उसके साथ नहीं करोगे। तो दैट्स वन, तो एलियन एनिमी के साथ मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकता, सच एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे बता रखा है, दैट इज सॉवरेन। सॉवरेन कौन सा था बच्चों यहाँ पे, दैट इज द एम्बेसडर। एम्बेसीज होती है ना, तो बच्चों इनके साथ एग्रीमेंट करने का मतलब है कि आप कंट्री के गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो। तो एक आम पर्सन को इससे मना कर दिया गया है, तो भाई इनके साथ भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इनको भी डिसक्वालीफाई किया गया है फॉर जर्नल पर्सन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन सिंपल है बच्चों, जिसकी लाइबिलिटी ही एक्सीड कर चुकी है, जो पर्सन अब लाइबल है ही नहीं, काम करने के लायक ही नहीं है, तो इसको कैसे कह सकते हैं, तो उसे याद रखना बच्चों यहाँ पे। तो जितने भी ये नया कॉन्टेंट तो कर ही नहीं सकता, याद रखना, जो इंसॉल्वेंट हो जाएगा ना,
जो नया कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, लेकिन जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसके डिस्चार्ज हो जाएंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं हो। सेवन बच्चों यहाँ पर, तो वो पर्सन इस तरीके से इंसॉल्वेंट होने के बाद पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे जो आता है, और पॉइंट नंबर 4 आता है कि अगर कोई जेल में है, कन्विक्ट, कैदी, तो कैदी के लिए क्या आता है बच्चों यहाँ पर, ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट, ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट यू कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट इसके साथ करोगे वो एग्रीमेंट यहाँ पर void ab initio पर माने जाएंगे। ठीक है बच्चों यहाँ पे। एंड पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर, दैट इज द कंपनी। और सर कंपनी तो कर सकती थी, कंपनी तो लीगल एंटिटी होती है। अच्छा मैं कब मना कर रहा हूँ, कंपनी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी की जो पावर है ना बच्चों वहाँ पे, वो कैसे डिफाइन की गई है, उसके ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन की जाती है। मेमोरेंडम एसोसिएशन आपने सुना होगा ना, तो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट में उसकी पावर दी जाती है कि कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है। और एक कंपनी अगर उस ऑब्जेक्ट से बाहर जाके काम करती है तो गलत है जी वहाँ पे। तो फिर तो वो क्या बन जाएगा, अल्ट्रा वायरस। उसको नाम पे नाम क्या दिया था जहाँ पे, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब जो अल्ट्रा वायरस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, कि अगर ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाके काम कर रही है तो ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और ऐसी ट्रांसफॉर्म बोल के चलेंगे, दैट इज द वॉइड एब इनिशियो। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर ये सब पॉइंट उन्होंने बताए गए। तो इसमें जो पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ में आता है बच्चों यहाँ पर, ये टोटल 5 पॉइंट्स वहाँ पर डिफाइन किए गए हैं कि किस किस केस में उन पर्सन को डिसक्वालीफाई किया गया है। तो कौन कौन से 5 पॉइंट बताए बच्चों मैंने आपको, एलियन एनिमी, कंपनी और कॉर्पोरेशन, लेकिन कब, अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए, थर्ड वन इंसॉल्वेंसी, फोर्थ वन दैट द कन्विक्ट, एंड फिफ्थ वन सॉर्गन और एम्बेसडर्स। तो ऊपर नीचे भी पॉइंट इसको कर सकते हो, जो सीक्वेंस इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है यहाँ पे, तो आगे इसको नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा गया है यहाँ पर। तो देखो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉर्गन्स, कंपनी और कॉर्पोरेशंस। कंपनी और कॉर्पोरेशन मैंने कब कहा आपको, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए इंसॉल्वेंट नहीं कर सकता और कन्विक्ट नहीं कर सकता। ये देखो यहाँ पे हमने को इतनी डिटेल बच्चों आपके ऐसे मॉड्यूल में नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया है। आप इसको पढ़ोगे अब आपको समझ में वहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों इसमें जो ये क्वेश्चंस आपके इसमें ज़्यादातर आते हैं ना, वो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ सकता है। और ऑफिस बच्चों यहाँ पर मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें जो आता है ना, वो सप्लाई ऑफ एसेसरीज ही आता है यहाँ पे। इसी के ऊपर आपका केस है, ये ध्यान से पढ़ना, आपको इसमें समझ। ये बच्चों यहाँ पर, तो इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 की भी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम साथ में करेंगे, वो हम चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ द फ्री कंसेंट। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी भी हमें एक ही क्लास में उसकी रिवीजन आपकी कंप्लीट कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चे यहाँ पे, देन तो यहीं तक आपको ये करना था। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आप जाए। ओके बच्चों, बाय बाय।